हेलो दोस्तों, हम कक्षा 6 की एनसीईआरटी में छठवां चैप्टर देखेंगे, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख असल स्वरूप या स्थल रूप। स्थल रूप का मतलब है मैदान, पठार, पर्वत, ये सभी जो आप अपने गांव में या फिर बाहर देखते हैं, यही स्थल रूप है। कहीं आपको ऊंचे टीले दिखाई देंगे, कहीं आपको नदी होगा गांव में आपके आसपास, या फिर मैदान होगा जिसमें आपकी खेती होती है, जहां आप क्रिकेट खेलते हैं। इन्हीं सब के बारे में देखेंगे। तो पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है, ये बात सत्य है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं, जो ऊपर अभी बताए हैं, पर्वत, पठार। तो अनेक प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे तथा कुछ नीचे तथा कुछ समतल दिखाई देते हैं। समतल यानी कि जो आप मैदान क्रिकेट खेलते हैं वो आप समतल देख रहे हैं। ऊंचे यानी कि आपके गांव में कहीं टीला होगा, या फिर कहीं बाहर जाते वक्त आप देखेंगे ऊंचे ऊंचे पहाड़, वो हो गए। और उसी के बगल में एक धंसा हुआ कोई भूमि होता है, वो नीचे होता है। ठीक, आगे देखते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं, जिसमें पहला है अंतर्जात अंतर्जात बल, और दूसरा बहिर्जात बल। ओके, पहला क्या है? अंतर्जात बल, दूसरा बहिर्जात यानी कि आंतरिक बल और बाह्य बल। आंतरिक बल में क्या आ गया? अब ध्यान से पहले इसको समझ लीजिए। आंतरिक बल में रेडियोधर्मी पदार्थ हो गया। आंतरिक बल का मतलब ये पृथ्वी का भाग है, इसके अंदर कोई घटना होती है, उसे आंतरिक बल कहते हैं। मैग्मा का मैग्मा हो गया, मैग्मा का चलन जो होता है वो हो गया, ये क्या हो गए? आंतरिक बल। बाह्य बल क्या होता है? बाह्य बल में जल, वायु, या फिर आपका बर्फ, हिमनद, इन सब के कारण जो आपके स्थल पर क्रियाएं होती हैं या फिर स्थलाकृति बनती है, उसे बाह्य बल कहते हैं। जल, वायु, अपक्षय, अपरदन, इन सब के कारण स्थलाकृतियां बनती हैं। आगे देखते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिस मैदान पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो गई है, या गति हो रही है। तो ये है आपका पृथ्वी के अंदर का पार्ट, इसको हम बाद में पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक, पहले थोड़ा सा समझिए। तो ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक जो प्लेट है, ये क्या है? गतिशील है। इसको लिथोस्फेयर कहते हैं। ऊपर हम पढ़ चुके हैं इसके पहले क्लास में। तो ये लिथोस्फेयर क्या है? इसके नीचे मैग्मा है, इसी के ऊपर क्या है? और थोड़ा थोड़ा चल रहा है, गतिशील है। ओके, आगे देखते हैं। ये आप देख लीजिए स्थलाकृतियाँ। ये देखिए पहाड़ है, पर्वत है, झील है, आपके गाँव में तालाब बोला जाता होगा। आपके आसपास किसी गाँव में नदियाँ बह रही होंगी, वहाँ पर आप देख ही रहे होंगे। डेल्टा है, मैदान है जिसमें आप खेलते हैं, जहाँ पर आपके फसल, गेहूँ, चावल ये सब होता है, उन्हीं को मैदान कहते हैं। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल, ये लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। अगर आपको अपर्दन हम अक्षय बता दे रहे हैं। पर्दन किसे कहते हैं? पर्दन, अपक्षय, और ये निक्षेपण। तो अपक्षय उस प्रक्रिया को कहते हैं, जैसे मान लीजिए आपका ये फर्श है और यहाँ पर कुछ फर्श टूटे हुए हैं। अगर ये टूट गया है तो क्या हो गया? अपक्षय। और ये किसी कारण, या आदमी लात मार दिया या फिर हवा के कारण बहकर कहीं और चला गया, उसको क्या कहते हैं? अपर्दन। और निक्षेपण क्या होता है कि इन्हीं वायु या किसी के द्वारा फिर यह भाग भर जाता है। यहाँ पर मान लीजिए खाली हो गया है, तो यहाँ पर किसी कारण भर जाता है, उसी को हम कहते हैं निक्षेपण। और इन दोनों की प्रक्रियाओं को कहते हैं हम अनाच्छादन। इन दोनों प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं? अनाच्छादन। यानी अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रियाओं को अनाच्छादन कहते हैं। अपर्दन गतिशील होता है, अपक्षय स्थित होता है, स्थिर होता है। अगर आप नदियाँ देख रहे होंगे, जहाँ नदियाँ बहती है उसके किनारे पर टूटा हुआ होता है, तो क्या है? टूटा है जब
तो अपक्षय हुआ है, और अगर बह गया तो वह अपर्दन हो गया। और निक्षेपण, फिर कभी ज़्यादा बाढ़ आ गया, यहीं पे फिर जम गए मिट्टी, उसे कहते हैं हम निक्षेपण। ओके? कुछ समझ में आया होगा आपको? अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीचे हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। वही जो ऊपर बताएँ कि अगर फर्श टूट चुका है, खाली हो चुका है, वहाँ पर किसी वायु द्वारा मिट्टी जम गई और वो भर गया, उसी को कहते हैं निक्षेपण। और अगर टूटा है तो अपक्षय, और अगर टूट कर वहाँ से हट गया तो उसे अपर्दन। ओके? आगे चलिए देखते हैं। ये 2 प्रक्रियाएँ बहते हुए जल, वायु, बर्फ के द्वारा होती हैं, जो अभी हम ऊपर बताएँ कि अगर नदी है, यहाँ पर नदी का धारा बह रहा है, तो इसके किनारे पर आप देख रहे होंगे कि टूट कर मतलब धँस गया होता है। तो अगर टूट रहा है तो क्या हो गया? अपक्षय। बह गया तो उसे कहते हैं अपर्दन। और फिर इसमें बाढ़ आ गया और किसी कारण कोई दोमट मिट्टी आकर इसे भर दिया, उसे कहते हैं निक्षेपण। और अपक्षय अपर्दन की प्रक्रिया को कहते हैं अनाच्छादन। ओके? चलिए आगे देखते हैं फिर। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वत, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत करते हैं। पर हम देखना भूल गए हैं, ऊपर थोड़ा ये देख लीजिए। बॉक्स में ये हम देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। तो पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आप आसपास की भूमि से ऊंची होती है। मान लीजिए आपका गांव है, तो यहीं पर आप टीले जैसा देख रहे होंगे, तो इसी को हम कहते हैं पहाड़। लेकिन अगर ये 600 मीटर से ऊंचा है, 600 मीटर से ऊंचा है, तो इसको हम कह देंगे पर्वत। के यही बताया कि 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं ढाल ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत बोला जाता है। 800 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताइए। तो आपका हो गया माउंट एवरेस्ट, आपका हो गया केटू, आपका हो गया कंचनजंगा। ओके? आगे चलिए देखते हैं आप। अब हम पर्वत, पठार, इन सब के बारे में धीरे-धीरे देखेंगे। पर्वत। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। यह खुद से बनी होती है, कोई मानव नहीं बनाया होता है। मानव द्वारा भी बनते हैं, लेकिन इतनी ऊंची नहीं बन सकती हैं। ओके? तो पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। अगर ऐसे होता है पर्वत, ये देखिए, इसका शिखर छोटा है और आधार चौड़ा है, इसी को कहते हैं पर्वत। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। यहाँ पर आप खड़े हैं तो यानी कि यहाँ से आपको इतना ऊंचाई पर है। जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे, जलवायु ठंडी होती जाएगी। 65 मीटर ऊंचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। ओके? कुछ पर्वत पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं। आप जब माउंट एवरेस्ट जाएंगे, कंचनजंगा जाएंगे, केटू जाएंगे, तो वहां पर देखेंगे ऊंची ऊंची पर्वतों पे बर्फ जमी होती है। उसका कारण यही है कि 65 मीटर ऊंची जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो रहा है, तो यहाँ पर एकदम तापमान 0 डिग्री के आसपास होने लगता है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, बर्फ जमने लगती है। उन्हें हिमानी कहते हैं। हिमानी किसे कहते हैं? अगर ये बर्फ की चादर खूब जमी है और ये बर्फ की नदियों जैसा बह रहा है, इसे कहते हैं हिमानी। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा उन्हें आप दिखाए नहीं देख सकते। आप समुद्र के नीचे भी ऐसे ऐसे खूब पर्वत होते हैं जिन्हें कटक कहा जाता है, लेकिन हम उन्हें नहीं देख सकते। यहाँ कुछ ऐसे हो गया है। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। ये जो लड़की बना रही है, ये अगल-बगल संपीड़न कर रही है, और इसमें क्या हो रहा है, वलन। और इस वलन के कारण पहाड़ ऊंचे हो जाते हैं, और इधर से बल लग रहा है, इधर से, तो ये फोल्डेड हो रहा है, इसे वलन कहते हैं। और इन्हीं के कारण क्या होता है, पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट भी इधर से आ रही है, ये आपस में टकराई और यहीं पर क्या हो गया, पर्वतों का निर्माण हुआ। इसे वलित पर्वत कहते हैं। और हमारा माउंट एवरेस्ट जो है, वो क्या है, वलित पर्वत है। तो अभी हम यहाँ पे पढ़े हैं
कि पर्वतों पर निवास करना कठिन होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर आप देखिए यहाँ पर पर्वत हम बना ले रहे हैं थोड़ा-सा, पर्वत यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका घर हो गया, तो यहाँ पर पहले पानी ले जाना मुश्किल होगा, यहाँ पर खेती नहीं हो सकती, अनाज नहीं जा सकता, यहाँ पर बिजली नहीं पहुँच सकती, मतलब बहुत कठिनाई से गुज़रना पड़ेगा, इसलिए पर्वतों पे कम जनसंख्या रहती है। और मैदानी इलाकों में ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर कृषि भी है, घर भी आसानी से बन सकते हैं, संसाधन भी आराम से पहुँच सकता है, इसीलिए मैदानी इलाकों में ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या भारत में सबसे ज़्यादा है, इसी कारण। आगे चलिए देखते हैं। और कृषि योग्य भूमि की कमी होती है पर्वतों पर, ठीक? पर्वतों पर। पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहते हैं। अगर पर्वत मान लीजिए ऐसे है, अगर ऐसे-ऐसे है पर्वत, ओके, मान लीजिए यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो इस श्रृंखला को कहते हैं श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला। इसी श्रृंखला को कहेंगे पर्वत श्रृंखला। और ऐसे जो है इसको कहते हैं वी आकार की घाटी। हम आगे देखेंगे। ये देखिए अब हम विश्व में पर्वतों का कुछ देखेंगे भाई। ये आपका वलित पर्वत जो अभी बताया है कि अगर 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं तो यहाँ पे वलन होता है, और इसी को कहते हैं वलित पर्वत। और वलित पर्वत कौन से हैं? माउंट एवरेस्ट और अरावली पर्वत, ये क्या हैं? वलित पर्वत है। भूपर्पटी है, यहाँ पे वो फोल्डेड है। ये आपका माउंट एवरेस्ट है। ओके, नीचे चलिए देखते हैं। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जो सैकड़ों किमी में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वतों की ऊंचाई और आकार में भिन्नता होती है। आइए हम चित्र में थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से हैं। हिमालय, आल्प्स और एंडीज, ये आपका हो गया पर्वत। थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं। ये हो गया, देखिए यहाँ पर जो है ये है हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला है। ये इंडिया में पड़ता है और नेपाल में, चाइना में भी पड़ता है। और यहाँ पर दूर तक है लगभग 400 किलोमीटर। ओके, इसकी चौड़ाई है, और यहाँ से यहाँ तक लंबाई 2500 किलोमीटर लगभग है। ओके, ये यूराल पर्वत है जो एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को दो भागों में बांटता है। ये एटलस पर्वत है, यह साउथ अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। ये अल्पेशियन है, उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। ये रॉकीज पर्वत है, ये अमेरिका देश में पड़ता है। ये एंडीज है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक श्रृंखला है, ये सबसे विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला है। पर्वत श्रृंखला है, कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। हिमालय यहीं पर है, माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, इसका कितना है? 8,848 है। फिलहाल कुछ मीटर बढ़ा है, इसे 39 बोल दिया गया है, लेकिन ये 48 ही अभी है। ये आगा आपका अल्पेशियन जो यूरोप में पड़ता है। ओके, ऐसे ही बहुत सारे पर्वत हैं। या ग्रेट डिवाइनर रेंज है, या ऑस्ट्रेलिया में है। तो इन सब प्लेटों के लड़ने से इधर 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 लड़ रहा है, तो ये सब क्या है? प्लेटों के लड़ने से है। फिर बॉक्स में देखते हैं, प्रशांत महासागर में स्थित मनाकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की तरह सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है।
प्रशांत महासागर में स्थित मनाकी पर्वत हवाई द्वीप जो हवाई द्वीप पर स्थित है, सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,000 मीटर है। यह एवरेस्ट शिखर से भी ऊंची है, यानी कि समुद्र के नीचे से वह पहाड़ निकला है। ओके, मनाकी पर्वत यह 10 किलोमीटर ऊंचा है। 10,000 मीटर का मतलब 10 किलोमीटर ऊंचा है, लेकिन यह समुद्र के नीचे से उठा है, इसलिए इसे इतना इसके लंबाई नहीं काउंट होता है। यहाँ से समुद्र की सतह से काउंट होता है, तो ये नीचे पड़ जाता है। आगे देखते हैं। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं: वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। वलित पर्वत, वलित पर्वत जो है यह क्या है, दो चट्टानों के या फिर दो प्लेटों के लड़ने से जो यहाँ पे वलन होता है, इसे वलित पर्वत कहते हैं। भ्रंशोत्थ पर्वत, इसी पर्वत या कोई भी पर्वत टूट कर ऐसे गिर चुका है यहाँ पर और गिर कर यहाँ पे खड़ा हो गया है, इसे कहते हैं भ्रंशोत्थ पर्वत। और यह धंसे हुए भाग को कहेंगे भ्रंश घाटी। आप यहाँ पर देखेंगे उत्खंड और भ्रंश, ये जो ऊंचा उठा हुआ भाग है, यह गिर कर है या फिर टूट कर है। और यह जो धंसा हुआ भाग है, इसे कहते हैं भ्रंश। उठे भाग को कहते हैं उत्खंड या फिर हार्ट्स पर्वत। नीचे चलिए देखते हैं। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत है। अभी हमने आल्प्स देखा और हिमालय पर्वत अब देख रहे हैं। आल्प्स पर्वत यहाँ पर है यूरोप में, और हिमालय पर्वत इंडिया में। ओके, जिनकी सतहें ऊबड़-खाबड़ शिखर शंक्वाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है, जो हाल ही में एक कोर्ट ने दिया है आदेश कि वो 100 मीटर ऊंचे पहाड़ को काट दिया जाए, तो उसी के प्रोटेस्ट में राजस्थान के लोग निकले हैं। तो वही जो अरावली पर्वत है जो राजस्थान में है, यह विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अल्पेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। यह एवं इनकी ऊंचाई कम है। यह बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। ये भी बहुत पुराने, क्योंकि ये भी घिस चुके हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, भ्रंशोत्थ पर्वत कहलाता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड या हार्स हार्ट्स कहते हैं, और नीचे धंसे हुए खंड को द्रोणिका भ्रंश कहते हैं। ये आप देख रहे हैं, मान लीजिए ये पहाड़ है। ओके, तो ये यहाँ से टूट कर यहाँ पर गिर गया, टूट कर यहाँ पर गिर गया, तो इसको कहेंगे उत्खंड पर्वत, और ये नीचे धंसे हुए भाग को कहेंगे भ्रंश घाटी। ओके, आगे चलिए देखते हैं। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड हार्ट्स पर्वत तथा नीचे धंसे हुए खंड को द्रोणिका भ्रंश या ग्राबेन, इंग्लिश में ग्राबेन बोला जाता है, जिसे हिंदी में भ्रंश बोला जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत इस तरह के उदाहरण है। देखते हैं इसमें दिया है कि नहीं। यहीं पर है राइन घाटी। ये क्या है, भ्रंश है। आगे चलिए देखते हैं। वासजेस और राइन घाटी यूरोप की क्या है, इसी तरह के उदाहरण है, यानी कि वो भ्रंश है और द्रोणिका है। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र से उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भू आकृति के कुछ और उदाहरण का पता लगाइए। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी पर्वत क्रियाओं के कारण होता है। जो ज्वालामुखी पर्वत है, वो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा होता है। क्योंकि अगर
पृथ्वी के अंदर ये मैग्मा फैल रहा है, तो यही निकलता है ऊपर और यहीं आकर ये धीरे-धीरे ऐसे-ऐसे जमने लगता है और ये पहाड़ की तरह दिखने लगता है, इसी को कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत। यहीं से मैग्मा निकलता रहता है और पहाड़ी बनता रहता है। इसी को कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत। जापान की फ्यूजियामा जो है पर्वत वही है ज्वालामुखी पर्वत। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। ये देख रहे हैं पर्वत, यही है जापान की फ्यूजियामा। ये क्या है? ये सभी लावा से आके गिरे हैं, इसी में से निकलता है लावा। ठीक, और यही है ज्वालामुखी पर्वत। आपको ये दिखाई दे रहा होगा, देखिए यहाँ से निकल रहा है लावा, मैग्मा, ऊपर जाके इसे लावा बोलते हैं और ये ऐसे ऐसे गिरते गिरते और जमते जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत। यहाँ पर ये दिया गया है। अफ्रीका माउंट अफ्रीका का किलिमंजारो, जापान का फ्यूजियामा, इस तरह के पर्वत हैं। अफ्रीका महाद्वीप में भी है, जिसे किलिमंजारो पर्वत कहते हैं, ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। और जापान की फ्यूजियामा पर्वत, यही सब क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। जलाशयों के जल के लोगों तक पहुंचाया जाता है। जैसे अब बोल रहे हैं कि क्या है कि बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वत होता है। हम ऊपर देखें कि पर्वतों के ऊपर क्या होता है? बर्फ जमी होती है और यही पिघल कर धीरे धीरे नीचे आती है और इन घाटियों के होते हुए यह बाहर निकलती है और यही क्या कहलाती हैं? नदियाँ। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वत के जल का उपयोग सिंचाई, पनबिजली उत्पादन में भी किया जाता है, डैम बनाकर। अब देखेंगे यहाँ से अगर पानी निकल रहा है तो वहीं पे डैम बना दिया जाएगा ताकि पानी इसमें से निकले और टरबाइन नाचे और बिजली का उत्पादन हो। इन नदी घाटियों तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों में हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेबीज, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। यह पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग हो गया आपका, और वो हैंग हैंग ग्लाइडिंग हो गया, रिवर राफ्टिंग होगा, स्काइंग हो गया। पैराग्लाइडिंग जो वहाँ पे ऊपर नहीं उड़ते हैं और कहता है कि उतार दो भाई, 10 रुपये ज़्यादा ले लो, वही वाला पैर। ये सभी खेल क्या हैं? हिमालय पर या फिर पहाड़ों पर खेले जाते हैं। अब देखते हैं पठार। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसकी ऊपरी भाग मेज के समान होती है। अगर पर्वत पठार में अंतर पूछे तो पर्वत ऊपर शंक्वाकार या फिर ऊपर शिखर पतला होता है। पठार का क्या होता है? ऊपर और ऐसे होता है, सपाट होता है, टेबल की तरह। बोल रहा है ना, यही सपाट होता है। ये देखिए, ये क्या है? पठार है। ऊंचाई पर है लेकिन ये पर्वत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पूरा समतल है। यहाँ पर आदमी पूरा बस सकते हैं, घर बना सकते हैं, सपाट है एकदम। जैसे कि ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, मस्त। यही है क्या? पठार। क्योंकि ये देखिए टेबल के आकार का है, ऊंचाई पर है और टेबल के आकार का होता है। ये 6,000 किलोमीटर भी ऊंचा, 600 किलोमीटर भी, अरे 6,000 मीटर ऊंचा भी हो सकते हैं। आगे चलिए देखते हैं। जिनके ढाल खड़े होते हैं, पठारों की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकते हैं। पर्वतों की तरह पठार भी नए पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया, युगांडा और पूर्वी अफ्रीका में भी पठार पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का पश्चिम पठार एक प्रकार के उदाहरण है। तिब्बत का पठार भी है जो हिमालय के ठीक ऊपर है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार यह कहा जाता है। यह विश्व की छत भी बोला जाता है।
तिब्बत के पठार को या पामीर के पठार को। इसकी ऊंचाई मध्यम मध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक ऊंचाई, यानी 4 से 6 किलोमीटर तक ऊंचाई पर तिब्बत का पठार स्थित है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि इनमें खनिज की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनिज क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर पठार से लोहा, कोयला तथा मैग्नीज बहुत सारे भंडार पाए जाते हैं। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं विश्व में पठार कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और फिर इंडिया में। ये देखिए, इथोपिया का पठार ये आपको मिल गया। साउथ अफ्रीका का पठार जहाँ सोना चांदी ज्यादा मिलता है। ये तिब्बत का पठार हो गया, चाइना में है और इंडिया में है। दक्कन का पठार इंडिया में है, आपको ये दिखाई दे रहा है। अरब सागर, अरे अरब महाद्वीप, साइबेरियन प्लेट, ऐसे बहुत सारे मतलब हर जगह पठार पाए जाते हैं। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया की प्लेट और इसी पर ऑस्ट्रेलिया का पठार है। नीचे चलिए देखते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात, कर्नाटक में जोग जलप्रपात यह शरावती नदी पर स्थित है। यह स्वर्ण रेखा पर स्थित है। हुंडरू हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, छोटा नागपुर पठार में है। कर्नाटक में जोग जलप्रपात यह शरावती नदी पर स्थित है। ये क्वेश्चन आया था इसमें। आगे चलिए देखते हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ होती है एवं खेती के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। यहाँ पर कपास वपास अच्छे होते हैं। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षक होते हैं। हम मैदान देखते हैं। इंडिया का अगर आप पठार देखना चाहेंगे तो आपको इंडिया का पठार ये रहा इंडिया के पठार के कुछ ओके। बुंदेलखंड पठार ये सबसे पुराना पठार है। मालवा का पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर पठार जो भी पढ़े हैं यहाँ से सब कुछ निकलता है। बघेलखंड का पठार, तेलंगाना पठार और कर्नाटक का पठार। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। यहीं पर जोग जोग प्रपात है, शरावती नदी पर यहाँ पर है आपका हुंडरू जलप्रपात जो भी ऊपर देखे हैं। आगे चले देख लेते हैं। अब मैदान के बारे में देखते हैं। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः मध्य समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। जो गंगा नदी आती है, ये यमुना नदी और गंगा नदी इन्हीं के दोमट से बनते हैं। इन्हीं को कहते हैं मैदान। यह ज्यादातर नदियों के दोमट या नदी के अवसादों से बने होते हैं। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित होते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा बनाए बने होते हैं। नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपर्दित करती हैं। अपर्दित का मतलब बहा कर ले जाती हैं। वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू, रीट को वे घाटियों में निक्षेपित करती हैं, यानी कि छोड़ देती हैं।
इन्हीं निक्षेपों से मैदान का निर्माण होता है, जो ऊपर अभी हम बताए ना, निक्षेपण और अपर्दन वही। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, क्योंकि यहाँ पर समतल होता है। कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में भी पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण है। चीन का क्या है? यांगत्से नदी। भारत का क्या है? ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी। मैदान मनुष्य के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र माना जाता है। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है, इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है। खेती के लिए यहाँ पर आसानी होता है, पानी आसान होता है, बिजली आसान होता है, उपजाऊ होती है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या अधिक है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। देखिए, इन्हीं को कहते हैं मैदान। ये खेती हो कर रही हैं लोग कितने अच्छे से। अभी पहाड़ी रहता तो इनको चढ़ने में दिक्कत होती, पानी नहीं आया यहाँ पे रुकता। मैदान है तो ये सब आसान है। आगे चले देखते हैं। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। यह ऊपर हम देख लेंगे। मैदानों में सफल फसलें उगाना, घर बनाना, सड़कें बनाना आसान होता है। पर्वतों पर यह तुलना में थोड़ा कठिन है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन-सहन तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतर बता सकते हैं? जैसे वहाँ पर बर्फीली ऊंचाई पर रहने वालों में बर्फ जमे रहती है, तो उनमें दिक्कत होती है पानी पीने के लिए। सामान कोई भी दाल-चावल नहीं होता है, नीचे से ऊपर ले जाने में दिक्कत होता है, यही सब है। कभी-कभी प्राकृतिक आपदाएँ जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान, बाढ़ बहुत विनाशकारी होते हैं, ये हम जानते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाली खतरों को कम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप बाँध ज़्यादा बना देंगे नदी पर, तो बाढ़ क्या है, आ जाएगी आसपास के गाँव में। और अगर इसमें हम नाली छोड़ दें तो नदी का पानी दूषित हो जाएगा, जो पीने योग्य नहीं होगा। तो इसी तरह हम बचत कर सकते हैं और जागरूकता फैला सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थलों को उपयोगी में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्रों से लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। एक प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर फेंक देते हैं, ये गलत चीज़ है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। पानी गंदा कर देते हैं, तो ये भी सब क्या है, गलत है, हमें इनका बचाव करना चाहिए। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए, या उपलब्ध उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, यह हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भी उपयोग में लाएँगी। यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। आगे चलिए देखते हैं। ये सभी क्या है? स्थलाकृति। ये देखिए पहाड़ों पर कैसे घर बना है। ये चाय की खेती हो रही है पहाड़ों पर। ये देखिए पहाड़ों पर यहाँ पे खेती हुई रही है। यहाँ अपन गोदाम है या फिर घर है। ये पानी में अपना स्विमिंग कर रहे हैं लोग। यहाँ पर बकरियां चढ़ रही हैं पहाड़ों पर। यही सब है। क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रमुख स्थल स्वरूप कौन-कौन से हैं? पर्वत, पठार, मैदान, ईटीसी। ओके। पर्वत एवं पठार में क्या अंतर है? पठार सपाट होता है, पर्वत शंक्वाकार होता है। पठार ऊंचाई पर होता है और पर्वत भी ऊंचाई पर होता है, लेकिन पर्वत से ज्यादा पठार से ज्यादा पर्वत ऊंचाई पर होते हैं। पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन-कौन से हैं? वलित पर्वत जो हम ऊपर पढ़े हैं, और एक हो गया आपका ज्वालामुखी पर्वत। ऐसे ही कई प्रकार के। मनुष्यों के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी है? चाय की खेती यहीं पर होती है पर्वतों पर। पैराग्लाइडिंग के लिए, थोड़ा-सा एंटरटेनमेंट के लिए, खनिज और निज उत्पादन, पानी जल आता है यहाँ से, नदियाँ आती हैं जिनमें हम सिंचाई करते हैं मैदानी इलाकों में, और यहीं से पनबिजली यानी बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। मैदान का निर्माण किस प्रकार से होता है? नदियों के निक्षेपण से।
नदियों के लाए द्वारा अवसाद या निक्षेपण द्वारा मैदानी इलाकों में किया गया निक्षेपण से हमारा मैदान निर्मित होता है। नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर संसाधन आसानी से मिल जाते हैं, पानी मिल जाता है, बिजली मिल जाता है, यही सब कारण है। पर्वतों में जनसंख्या कम होती है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी ले जाना मुश्किल है, बिजली ले जाना मुश्किल है, पहले तो वहाँ पे डेली चढ़ना पड़ेगा, यही सब क्या है? मुश्किल है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं, अभिमुखता के कारण ऊपर क्या होते हैं, या पर्वत पठार समतल होते हैं, पर्वत शंक्वाकार होते हैं। हिमानी कहाँ पाई जाती है? पर्वतों में। दक्कन पठार कहाँ स्थित है? भारत में। यांगत्सो नदी कहाँ स्थित है? चीन की यांगत्सो। यूरोप की एक बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आल्प्स, ये वाली है। धन्यवाद। आगे आप देखिए, और ये वाला आप देख लीजिए, आपको खुद करना है इसको। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।